नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, यानी ध्वनि या स्वर में परिवर्तन कैसे होता है वो आज हम जानेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो भाषा है ये निरंतर परिवर्तनशील है, यानी समय के साथ धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता रहता है। और ये जो परिवर्तन है यही परिवर्तन की दिशाएं हैं ध्वनि में या स्वर में। तो आइए इसके बारे में आज हम विस्तार से और बारीकी से जानेंगे। देखिए, स्वर में होने वाले विभिन्न प्रकार के विकारों को हम स्वनिक परिवर्तन या विकास कहते हैं। स्वर यानी जो ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर है यानी ध्वनि है, और उसमें जो विभिन्न प्रकार का विकास होता है, विकार आता है या परिवर्तन होता है, उसी को हम स्वनिक परिवर्तन कहते हैं। ध्वनि परिवर्तन या स्वर परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है स्वयंभू। स्वयं यानी अपने आप, यानी समय के साथ अपने आप जो परिवर्तन आता है, जिसके लिए विशेष परिस्थितियां हमें नहीं देखनी पड़ती या उसके लिए विशेष प्रयास हमें नहीं करने पड़ते, वो परिवर्तन अपने आप भाषा में समय के साथ होता है। वो उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू, यानी अपने आप आया हुआ परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन है वो है प्रोद्भूत। प्रोद्भूत यानी अपने लाभ के लिए, हम अपने लाभ के लिए जो परिवर्तन करते हैं भाषा में, वो प्रोद्भूत के अंतर्गत आता है। यानी इसके अनेक कारण होते हैं। समय, परिस्थितियां या हमारे सुख के लिए हम जो इसमें परिवर्तन करते हैं ध्वनि या स्वर में, वो प्रोद्भूत है। यानी परिवर्तन दो प्रकार का है, एक तो अपने आप होने वाला परिवर्तन, और दूसरा मनुष्य के द्वारा अपने सुख के लिए या अपने सहूलियत के लिए जो परिवर्तन किया जाता है, वो ध्वनि परिवर्तन कौन सा है? जो परोद्भूत है। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप इसके इस प्रश्न को जब करेंगे तो आप इसकी एक भूमिका बनाएंगे, और इस भूमिका में आप सबसे पहले यही बताएंगे कि भाषा परिवर्तनशील है और समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है, जिससे कि भाषा का विकास होता है। और यहाँ पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर है, उसी के माध्यम से हम ये बताएंगे। और स्वर में होने वाला जो परिवर्तन है या जो विकार है, उसको हम स्वनिक परिवर्तन या विकास कहते हैं। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपने आप होने वाला, और एक मानव के द्वारा प्रयास करके जो विकार किया जाता है या जो परिवर्तन किया जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। अब हम ध्वनि परिवर्तन या जो स्वनिक परिवर्तन है, इसकी दिशाओं को जानने के लिए हम इसका विश्लेषण कुछ बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। ये मुख्यतः लगभग 10 बिंदु है जिसके माध्यम से हम इस प्रश्न को जानेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट या पहला जो बिंदु है वो है आगम। आगम से तात्पर्य क्या है? आना। देखिए, उच्चारण की सुविधा के लिए शब्द में किसी नई ध्वनि का आकर जुड़ जाना ही क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। ये किस लिए? जब हम अपने उच्चारण को सुविधाजनक बनाना चाहते हैं, तब यहाँ पर जो नई ध्वनि आती है वो आगम कहलाती है। और ये जो आगम है ये स्वर में भी होता है और व्यंजनों में भी होता है, यानी दोनों में ही होता है, स्वर में भी और व्यंजनों में भी। अर्थात आगम के मुख्यतः दो प्रकार है या दो भेद हैं, एक है स्वरागम और दूसरा है व्यंजनागम। यहाँ पर जो स्वरागम है, इसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? आदि स्वर आगम। एक बात ध्यान में रखें कि हम जो भी इनके पॉइंट करेंगे उसमें यही बातें हैं, यानी आदि यानी प्रारंभ में, मध्य यानी बीच में, अंत्य यानी बाद में। यानी अगर प्रारंभ में कोई नया स्वर जुड़ जाता है, या मध्य में कोई नया स्वर जुड़ जाता है, या अंत में किसी नए स्वर का आगम हो जाता है, तो वो ध्वनि परिवर्तन या इनका जो कारण है वो बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर बात करें स्वरागम की, तो यहाँ पर सबसे पहला इसका पॉइंट बनेगा आदि स्वरागम। आदि में इससे मतलब क्या है? यानी आरंभ में। आरंभ में जब कोई स्वर आ जाता है तो उससे क्या होता है? वो क्योंकि आगमन है किसका? नए स्वर का। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं उदाहरण के रूप में, अगर हम कहें स्नान, इसके आगे जब परिवर्तन होगा तो नया स्वर जैसे ए आ गया, तो क्या बन जाएगा? स्नान। इसी में जब धीरे धीरे और परिवर्तन हुआ तो कुछ जो बोलियां हैं वो क्या कहती हैं? स्नान। स्नान शब्द वही रहा, आगम क्या है? अ या ई। तो इससे क्या हो रहा है? यानी आदि में आया, इस शब्द के प्रारंभ में आया अ और ई, तो इससे क्या हुआ? परिवर्तन हुआ।
इसी प्रकार जो मध्य स्वरागम है, यानी मध्य में जब कोई नया स्वर जुड़ जाता है तो उससे क्या होता है, मध्य स्वरागम बनता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, हम लिखते हैं पूरब, लेकिन परिवर्तन क्या है, जब हम धीरे धीरे इसमें परिवर्तन कर देते हैं तो ये पूरब बन जाता है। और हमने बनाया भी है, अनेक बोलियां हैं जहां पर पूरब नहीं पूरब बोला जाता है। इसी प्रकार से इंद्र इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसमें जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, इंदर, ये परिवर्तन हुआ। ये कैसे हुआ, जो मध्य में स्वर आ रहा है इसी के कारण हम यहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन इसी का परिणाम है। इसी प्रकार से जब अंत में स्वर आता है तो क्या है, अंत्य स्वरागम। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैसे होगा, जैसे दवा लिखते हैं, दवा के पीछे हमने स्वर लगा दिया तो क्या बन गया, दवाई। इसी प्रकार से जैसे संदेश, संदेश के पीछे हम क्या लगाते हैं, संदेशा, तो परिवर्तन हो रहा है। यानी जब बाद में स्वर आए, मध्य में स्वर आए और इसी प्रकार से आगे स्वर आए, यहाँ पर द जमा अ की ध्वनि आ रही है, द पूरा बोला जा रहा है, यहाँ पर र है तो द आधा इंद्र। इसी प्रकार इंदर यानी ए स्वर आ रहा है, तो आप यहाँ ये ध्यान दें कि व्यंजन के साथ आप ना जोड़ें से, इसको यहाँ पर ध्यान में रखें। तो इसी प्रकार से स्वरागम कैसे हैं, यानी जब शुरू में या मध्य में या बाद में जब स्वर का आगमन हो जाता है तो ध्वनि में या स्वर में परिवर्तन आ जाता है। उसी प्रकार जब व्यंजन का आगमन होता है, वो चाहे आदि में हो, मध्य में हो या अंत में हो, तो उससे क्या होगा, ध्वनि या स्वनिक जो परिवर्तन है वो हमें दिखाई देगा। आदि व्यंजन की अगर बात करें तो जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें तो ओष्ठ, और इसका परिवर्तन क्या हुआ, होंठ। उसी प्रकार से मध्य व्यंजन की अगर हम बात करें तो जैसे जेल, लेकिन इसका जो हमने परिवर्तन किया है मध्य में व्यंजन लगाकर, वो क्या किया है, जेहल। या शाप, शाप को हम क्या कहते हैं, श्राप। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये इसी का परिणाम है। उसके बाद की अगर बात करें तो जैसे रंग, रंग के पीछे हम जब व्यंजन परिवर्तित कर देते हैं तो रंगत। इसी प्रकार से जैसे भों, और इसका हमने जो परिवर्तन किया वो क्या किया, भोहें। तो ये जो परिवर्तन है ये बाद में हमने जो व्यंजन लगाया है उसी का परिणाम है। यानी आगम, आए हुए, मध्य में स्वर, आदि में स्वर आता है, मध्य में जब स्वर आता है, या बाद में हमने जब स्वर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार व्यंजन का आदि में यानी शब्द के प्रारंभ में जब हमने व्यंजन को बदल दिया, मध्य में जब हमने व्यंजन डाल दिया, या अंत में हमने व्यंजन का प्रयोग किया, तो इससे क्या है, उस स्वन के इस्तेमाल से वहां पर परिवर्तन हुआ है। तो यही परिवर्तन क्या है, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हैं। जैसे इसी से ध्वनि में परिवर्तन हुआ, जैसे हमने यहाँ ओष्ठ किया तो क्या परिवर्तन हुआ, होंठ बना दिया हमने इसका। तो ये ध्वनि में परिवर्तन इसी प्रकार से होते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो लोप, लोप यानी समाप्त कर देना या उसको मिला देना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आगम के विपरीत है। आगम में हम बढ़ाते हैं, लोप में हम घटा देते हैं। और ये किसके कारण होता है, अपने मुख को सुख देने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये स्वनिक परिवर्तन की एक अन्य दिशा कौन सी हुई, लोप। और लोप भी तीन प्रकार से हम करते हैं, स्वरों में भी लोप करते हैं, व्यंजन में भी लोप करते हैं, और अक्षर में भी लोप होता है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम इसके तीन भाग बना सकते हैं, आदि, मध्य और अंत या अंत्य। तो इन तीनों को अगर देखें, सबसे पहले हम स्वर लोप की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे अगर, अगर को हम क्या बोलते हैं, गर, गर मैंने ऐसे ना किया। अनाज, अनाज को हमने छोटा कर दिया और क्या बोलना शुरू कर दिया, नाज, नाज पड़ा है क्या, तो वो क्या है, अनाज का ही तो हमने परिवर्तन किया है। इसी प्रकार से इसका जो मध्य स्वर लोप है वो हमने कैसे किया, जैसे हम कहते हैं गलती, गलती को हमने क्या कर दिया, छोटा बना दिया। गर्दन,
इसका क्या किया, इसमें भी हमने र को छोटा बना दिया, यानी लोप कर दिया हमने इसको। गर्दन से गर्दन से हमने गर्दन कर दिया। अगर इसके बाद की अगर बात करें तो जैसे दूरवा लिखा जाता है, लेकिन हमने इसका परिवर्तन क्या किया, दूब में कर दिया। तो ये क्या है, स्वर लोप है, यानी जहां हमने स्वरों का लोप किया। इसी प्रकार से हमने व्यंजनों में भी लोप किया। व्यंजन लोप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे आदि आदि व्यंजन लोप का अगर हम उदाहरण देखें तो स्थान से जैसे थान, या इसके साथ स्नेह, स्नेह को हम नेह में परिवर्तन कर लिया, नेह। मध्य व्यंजन लोप की अगर बात करें तो जैसे दुग्ध में हमने दूध बना दिया। अनत्य जैसे आम्र है, रे को हमने समाप्त करके उसे आम में परिवर्तन कर दिया। ये किसके कारण किया, अपने मुख को सुख देने के लिए। आम्र बोलने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आम बोलना बहुत आसान है। दुग्ध बोलने में समय लगता है, लेकिन दूध आराम से बोला जाता है। तो यानी ये किसके कारण हमने किया, अपने मुख सुख के लिए। इसके बाद है अक्षर लोप। अक्षर लोप की अगर बात करें तो इसमें भी ये तीन ही तरह से हम करेंगे। मैं पहले लिख लेती हूँ ताकि समय की थोड़ी बचत हो। अक्षर का लोप भी इसी तीन प्रकार से, जैसे आदि की अगर बात करें तो त्रिशूल को हमने त्रि हटाकर शूल में बदल दिया। शहतूत यानी तूत, सिर्फ किसके कारण हम कर रहे हैं, अपने मुख को सुख देने के लिए या इस भाषा को आसान करने के लिए। मध्य में जो लोप आता है अक्षर का, जैसे भंडागार, यहाँ पर हमने सिर्फ इसको भंडार बना लिया। दस्तखत में से तय निकाल के दस्तखत बना दिया। और अगर हम बात करें कि अंत में जो लोप होता है, जैसे माता, माता से माँ, या मौक्तिक को हमने मोती कहना शुरू कर दिया। ये किसका उदाहरण है, अक्षर लोप का उदाहरण है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो स्वनिक परिवर्तन की दिशा है वो क्या है, ये लोप है। दूसरा हम पॉइंट कर रहे हैं, पहला हमने आगम किया था, दूसरा लोप है। और तीनों के ही तीन तीन भेद करके, आदि मध्य और अंत्य करके हमने इसको उदाहरण सहित देखा है, और आपको पेपर में भी इसी प्रकार उदाहरण देकर ही समझाना है। तीसरा जो कारण है वो है विपर्य। विपर्य से तात्पर्य क्या है, यानी परिवर्तन, जो बदलाव होता है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनियों का स्थान आपस में बदल जाता है, अर्थात एक ध्वनि के स्थान पर दूसरी ध्वनि का उच्चारण हम करने लगते हैं, तो वही ध्वनि विपर्य के अंतर्गत आता है। इसमें अगर हम देखें तो ये तीन प्रकार से हो सकता है, स्वर, व्यंजन और अक्षर के आधार पर। यहाँ पर तीनों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जो स्वर विपर्य है, इसमें स्वर में विपर्य होता है। जैसे पागल, पागल को हम परिवर्तन करके पगला कहना शुरू कर देते हैं, यानी जो ये आ रहा है, ये स्वर विपर्य का उदाहरण है। यहाँ पर अंगुली को हम उंगली कहना शुरू करते हैं, यानी अ की जगह हमने जो परिवर्तन किया वो किसका किया, ऊ का। अंगुली को हमने क्या कहा, यहाँ उंगली। इसी प्रकार व्यंजन में भी विपर्य आता है या परिवर्तन आता है। जैसे कीचड़, कीचड़ को चीकड़ कहा जाता है, ये व्यंजन विपर्य का ही उदाहरण है। या चाकू को काचू कहा जाता है, ये भी व्यंजन विपर्य के अंतर्गत ही आता है। इसी प्रकार अक्षर में जो विपर्य हम करते हैं, जैसे कपाट, कपाट यानी दरवाजा, या किसी चीज को रोकने का जो मार्ग को रोकने का जो साधन है, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, फाटक भी कहते हैं कुछ। मतलब को मतबल भी कहा जाता है, यानी ये हमने अपने जो अक्षर है उसमें ही हमने परिवर्तन कर लिया। और ये भी ध्वनि में जो परिवर्तन आता है या परिवर्तन के जो मुख्य कारण है वो भी इसी में शामिल है। यानी स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य या अक्षर विपर्य भी ध्वनि परिवर्तन में सहायक है, क्योंकि जब स्वर में परिवर्तन हो जाता है या व्यंजन में जब बदलाव आ जाता है या अक्षर में ही जब हम बदलाव कर देते हैं, तो वो बदलाव भी उस परिवर्तन में शामिल है जो ध्वनि की परिवर्तन की दिशा निर्धारित करता है। चौथा जो हम कारण जान सकते हैं वो है समीकरण। समीकरण क्या होता है, जब दो ध्वनियां एक दूसरे के समीप आ जाती है तो एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित करती है और वो उसको अपने समान ही बना लेती है। तो ये क्या है, समीकरण है, जिससे कि ध्वनि परिवर्तन संभव है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो है पुरोगामी समीकरण और दूसरा है पश्चगामी समीकरण।
ये दोनों ही स्वर और व्यंजन को प्रभावित करते हैं और इसका बदलाव भी होता है। जो पुरोगामी समीकरण है, इसमें अगर हम स्वर समीकरण की बात करें तो जैसे जुलम, लेकिन इसका परिवर्तन कैसे हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर बात की क्या की है कि एक ध्वनि दूसरी ध्वनि में बदलाव कर देती है, तो हम जो इसका बदलाव करते हैं जुलुम। इसी प्रकार हम लिखते हैं मुक्ति या बोलते हैं मुक्ति, और इसका मुकुति में जो परिवर्तन है वो स्वर समीकरण के, देखिए ये जो ऊ है ये लय के साथ भी आ रहा है, यानी ये परिवर्तन इसमें भी हो रहा है। इसी प्रकार मैं के साथ जो ऊ की मात्रा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कै को भी प्रभावित कर रही है, तो इस मात्रा का प्रयोग हमने कै के साथ भी शुरू कर दिया। ये दोनों स्वर ही तो हैं जो हमने ऊ का प्रयोग यहाँ पर किया है, यानी जो जय के साथ ऊ आया उसने लय में भी परिवर्तन किया और उसको भी अपने साथ मिला लिया। इसी प्रकार व्यंजन समीकरण की अगर बात करें तो जैसे हम पत्र, लेकिन हम इसका परिवर्तन करते हैं पत्ता। इसी प्रकार चक्र, चक्र का परिवर्तन कैसे? चक्का। तो ये जो पत्र है तय के साथ एक और तय भी इसने जोड़ लिया। इसी प्रकार जो कै है, कै के साथ दूसरा जो व्यंजन है वो भी यहाँ पर हमने शामिल कर लिया। यानी जब यहाँ स्वर के साथ स्वर का आगमन स्वर समीकरण है और व्यंजन के साथ एक और व्यंजन वर्ण का आगमन व्यंजन समीकरण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार पश्चगामी समीकरण भी स्वर और व्यंजन को प्रभावित करता है। जैसे स्वर समीकरण की अगर बात करें तो जैसे सवसुर, सवसुर, इसको हमने परिवर्तन कैसे किया? सुसुर। इसी प्रकार व्यंजन में भी हमने परिवर्तन किया, जैसे शर्करा, लेकिन हमने परिवर्तन क्या किया इसका? बोलते तो हम शक्कर हैं, शर्करा तो नहीं बोलते। तो ये इसी का परिणाम है कि बाद में जो आता है, पश्च यानी बाद में, पूर्व यानी पहले। तो यहाँ पर ये समीकरण में आप ये ध्यान में रखें कि स्वर के साथ जब स्वर आता है और वो उसी का दूसरा वर्ण वहाँ या दूसरा स्वर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है तो वो पुरोगामी समीकरण है। उसी प्रकार व्यंजन समीकरण भी आता है और इसी प्रकार पश्चगामी समीकरण में भी स्वर और व्यंजन दोनों प्रभावित होते हैं। पांचवा जो कारण है वो है विस्मीकरण। देखिए समीकरण के बिल्कुल ये विपरीत है। इसमें क्या ध्यान में रखना होता है कि जब किसी शब्द में प्रयुक्त निकटवर्ती जो दो समान ध्वनियों में से एक अपने मूल रूप में रहती है और दूसरी अपना स्थान बदल लेती है तो उसे क्या कहते हैं? विस्मीकरण। समीकरण में हमने किया था कि उसमें जो एक ध्वनि है वो साथ वाली ध्वनि में भी परिवर्तन करके अपने समान बना लेती है, लेकिन यहाँ अपने समान नहीं बनाती बल्कि उसमें वहां पर कोई दूसरी ध्वनि अपना स्थान बना लेती है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, पुरोगामी विस्मीकरण और पश्चिमी विस्मीकरण। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दें, ये पश्चगामी विस्मीकरण आएगा। तो देखिए पुरोगामी विस्मीकरण की अगर हम बात करें, जब शब्द में पूर्ववर्ती ध्वनि पूर्ववत ही बनी रहती है, यानी जो प्रारंभ में ध्वनि आती है वो तो वैसे ही बनी रहेगी और उसके बाद वाली ध्वनि बदल जाएगी, वहां पर क्या होगा? पुरोगामी विस्मीकरण होगा। उदाहरण के रूप में बताती हूँ, जैसे हम लिखते हैं काक, यहाँ पर ये नहीं बदलेगा लेकिन ये बदल जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? काग। ये समान रहा लेकिन परिवर्तन कहाँ हुआ? इसमें परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर पुरोगामी जो है वो समान है लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बाद वाली ध्वनि यहाँ पर बदल जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें भीति, भीति का भीत, ये नहीं बदला लेकिन बाद वाला बदल गया। तो ये आप यहाँ पर ध्यान दें कि पुरोगामी विस्मीकरण में जो पहली ध्वनि है वो वैसी ही रहेगी लेकिन बाद वाली में परिवर्तन हो जाएगा। इसके इसी तरह जो पश्चगामी है उसमें इसके विपरीत होगा। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो जैसे दरिद्र, दरिद्र में परिवर्तन होकर दलिद्र। इसी प्रकार से मुकुट, मौर। तो ये परिवर्तन इसमें जो आ रहा है वो पश्चगामी विस्मीकरण के उदाहरण हैं। छठा कारण हम ले सकते हैं संधिकरण। संधिकरण में कुछ शब्द विकसित होने पर जो मध्यगत व्यंजनों का लोप हो जाता है
उससे अनेक स्वर ध्वनि युक्त हो जाते हैं। तो इसमें जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, नयन का परिवर्तन नयन और नैन। इसी के साथ जैसे शत, शत यानी 100, परिवर्तन हुआ सत, फिर परिवर्तन हुआ 100, फिर परिवर्तन हुआ 100। ये किसके कारण हो रहा है? संधि के कारण हो रहा है कि शब्दों में जब संधि होती चली जाती है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें अनुनासिकीकरण, अनुनासिकीकरण इस दिशा में क्या होता है कि मुख सुख के लिए हम अनुनासिकता रहित शब्दों में भी अनुनासिकता ले आते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक तो सकारण और दूसरा अकारण। सकारण की अगर बात करें तो शब्द में पहले से जो नासिक्य ध्वनियां विद्यमान है, जैसे चंद्र, हमने इसका परिवर्तन क्या किया? चांद। ये कारण सहित है क्योंकि ये आसानी से बोला जा रहा है। या अंधकार, अंधकार का हमने परिवर्तन क्या किया? अंधेरा। इसी प्रकार से अगर अकारण की बात करें तो जब शब्द में नासिक्य ध्वनियां न होने पर भी विकसित रूप में हम अनुनासिकता उसमें ले आए, वहां पर जरूरी नहीं है कि वो ध्वनियां हों। जैसे सर्प, इसमें नासिक्य ध्वनि नहीं है लेकिन हमने इसका परिवर्तन कर दिया सांप में। इसी प्रकार से जैसे अश्रु, अश्रु में कोई नासिक्य ध्वनि नहीं है लेकिन हमने इसका परिवर्तन किस में किया? आंसू। तो यहाँ पर हम नासिक्य जो ध्वनि है वो यहाँ पर हम ले आए हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर ध्वनि नहीं थी। इस शब्द में अगर देखें तो पहले नासिक्य ध्वनि नहीं थी, लेकिन हमने जो इसका विकसित रूप किया उस रूप में हम इसमें अनुनासिकता ले आए हैं, यानी इसको हमने इसमें शामिल कर दिया है। जो ये बिंदी आ रही है इसी का तो परिणाम है। तो ये क्या है? अनुनासिकीकरण। इसके दो भेद हो सकते हैं या दो तरीके से, एक तो कारण सहित और दूसरा बिना किसी कारण के। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है, जो चंद्र बिंदु या बिंदु का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया, लेकिन फिर हम बिना कारण के भी हम इसका उच्चारण इसी प्रकार से करने लगे हैं। उसके बाद है मात्रा भेद। देखिए, मात्रा दो प्रकार की होती है, एक तो दीर्घ मात्रा और दूसरी छोटी मात्रा। तो यहाँ पर भी मात्रा भेद के कारण भी जो ध्वनि है उसमें परिवर्तन आ जाता है। यहाँ स्वराघात के कारण इसमें अगर देखें तो स्वर कभी छोटा होता है और कभी दीर्घ, यानी छोटा अर्थात ह्रस्व और दीर्घ यानी बड़ा। इसमें अगर दीर्घ से ह्रस्व की अगर बात करें तो इसमें कैसे रहेगा? जैसे हम दीर्घ था प्रियतम, प्रियतम, हमने इसका परिवर्तन किसमें किया? प्रीतम। या फिर इसी प्रकार से पुत्र, पुत्र का परिवर्तन पूत। अधीन, अधीन का परिवर्तन आधीन, यानी हमने इसको दीर्घीकरण कर दिया, इनका दीर्घ दीर्घ कर दिया। इसी प्रकार दीर्घ से छोटा हमने कैसे किया? ह्रस्व उसको कैसे किया? आलाप, आलाप को हमने आलाप बना दिया, एक मात्रा हमने हटा दी। उसी प्रकार से जो तालाब था, तालाब, तालाब का हमने परिवर्तन कैसे किया? तालाब। यानी जो बड़ा था उसको तो हमने छोटा कर दिया और जो छोटा था उसको हमने बड़ा कर दिया। तो ये दीर्घ से ह्रस्व और ह्रस्व से दीर्घीकरण की हम और जाते हैं। ये किसके कारण है? ये मात्रा भेद के कारण परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद जो नौवां कारण है वो है घोषत्व। घोषत्व यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ ध्वनियां घोष होती है और कुछ अघोष होती है। इसमें हमने जो परिवर्तन किया, जो अघोष ध्वनि थी उसको हमने सघोष ध्वनि बना दिया और जो सघोष ध्वनियां थी, कुछ ध्वनियों को हमने सघोष से अघोष में परिवर्तन कर दिया। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो जैसे अघोष से सघोष में जो परिवर्तन किया, जैसे शाक, शाक से हमने क्या बना दिया? साग। इसी प्रकार से नकद, और इसका परिवर्तन क्या किया? नगद। तो ये अघोष ध्वनियों से हमने इसको सघोष में परिवर्तन कर दिया। इसी प्रकार से सघोष से अघोष में जो परिवर्तन हुआ, यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मदद,
मदद, ये मदद। खूबसूरत, खूबसूरत का हमने जो परिवर्तन किया जैसे ब्रज भाषा में खूबसूरत, तो ये क्या है, जो ध्वनियाँ सघोष ध्वनियाँ थी उसको हमने अघोष में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद 10वां जो कारण हम ले सकते हैं वो है प्राणत्व। देखिए इस स्थिति में जो ध्वनि परिवर्तन है दोनों दिशाओं में होता है। अल्प प्राण जो ध्वनियां है वो महाप्राण बन जाती है और महाप्राण ध्वनियां अल्प प्राण में परिवर्तित हो जाती हैं। इसमें अगर उदाहरण के रूप में अल्प प्राण का महाप्राण में अगर परिवर्तन देखें तो जैसे बाष्प, बाष्प का भाप। इसी प्रकार हस्त जो कि अल्प प्राण है इसका महाप्राण में परिवर्तन किया हाथ के रूप में। और महाप्राण से जो अल्प प्राण में परिवर्तन हुए सिंधु, सिंधु से जैसे हिंदू, हाथ से हाथ, ये महाप्राण से अल्प प्राण का परिवर्तन उदाहरण है। तो यहाँ पर प्राणत्व के आधार पर भी दो भेद हैं जिससे कि ध्वनियों की दिशा में परिवर्तन या ध्वनि परिवर्तन संभव है। उसके बाद 13वां जो पॉइंट है वो है भ्रामक व्युत्पत्ति, यानी भ्रम के कारण कुछ परिवर्तन हो जाना। ऐसा कब होता है, जब हम किसी अपरिचित भाषा के शब्दों को सुनते हैं और मनचाहे ढंग से उनका उच्चारण करते हैं, यानी वो भ्रम में डालने वाली स्थिति होती है जिससे कि हम नए शब्दों की व्युत्पत्ति कर लेते हैं। फारसी में शब्द प्रयोग किया जाता है इंतकाल, लेकिन हम जो इस शब्द का अर्थ नहीं जानते लेकिन बार बार इसे सुन लेते हैं और इसका हम उच्चारण करते हैं अंतकाल। यानी हमने ये शब्द तो सुना, ये फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन भ्रमवश हमने इसका उच्चारण अंतकाल करना शुरू कर दिया और इसे शामिल भी कर दिया। या फिर इसी प्रकार से जैसे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी किसका शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन हम बहुत से ऐसे जो इस भाषा को नहीं जानते और इस शब्द का अर्थ नहीं समझते, वो रायबरेली, राय बरेली या राय बरेली शब्द का प्रयोग करने लगते हैं और इस नए शब्द को अपनी भाषा में शामिल कर लेते हैं। लेकिन ये किसके कारण होता है, भ्रम के कारण, क्योंकि वो इसको भ्रमवश उन्हें लगता है कि शायद ये बोला जा रहा है, इसका उच्चारण रायबरेली है और वो लाइब्रेरी को नहीं समझ पाते। तो ये एक भ्रमवश होने वाला दिशा परिवर्तन है, किसमें, ध्वनि या स्वन में। तो आज हमने ध्वनि परिवर्तन के यहाँ पर जो दिशाएं हैं उसमें 13 पॉइंट यहाँ पर किए हैं। अंत में आप निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भाषा मानव जीवन और समाज में निरंतर गतिशील रहती है और इसी गतिशीलता के कारण उसमें परिवर्तन भी आते हैं। ध्वनियों में या स्वनों में अनेक परिवर्तन समय के साथ हो रहे हैं और इन परिवर्तनों में यदि अनेक कारण हैं तो उनकी अनेक दिशाएं भी है। भाषा की जीवंतता और सजीवता के लिए ये परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से आप इस प्रश्न को पूरा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। ऐसी मेरी कामना है कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।